पहले हम लोग पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ चुके थे। पृथ्वी ग्रह में हम लोग देखे थे कि पृथ्वी अब डायरेक्ट ऐसे गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। पृथ्वी जो है यहाँ से अपने अक्ष पर हल्का सा क्या है, झुका हुआ है इसे। और कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ, ठीक है। और इसी झुके हुए होने के कारण जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस पे जब पड़ता है, इसी झुके हुए होने के कारण कहीं सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, कहीं सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है वहाँ पे दिन क्या होता है, बड़ा होता है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा वहाँ पे दिन छोटा होगा। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए रहने के कारण ही दिन और रात बड़ा या छोटा होता है। अगर आपको पूछेगा दिन या रात बड़ा छोटा होने का कारण क्या है, देखते हैं हम लोग ठंडी में दिन क्या करता है, छोटा करता है, गर्मी में दिन बड़ा करता है। उसका कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। अगर ये झुका हुआ नहीं रहता तो 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है। लेकिन ये झुका हुआ है तो कहीं पे प्रकाश ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। जब ज्यादा होता है तो उस समय क्या होता है, दिन बड़ा रहता है, कम होता है तो दिन छोटा होता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण दिन बड़ा और छोटा होता है। दूसरा समझिएगा, मान लीजिए पृथ्वी है और ये प्रकाश है, सूर्य है। इधर से जब प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी के पूरा भाग को प्रकाश पड़ेगा कि आधा भाग को पड़ेगा, आधा भाग को पड़ेगा। आधा भाग को प्रकाश पड़ेगा, आधा भाग को प्रकाश नहीं पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं पृथ्वी अपने पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो फिर ये अपने पूरा चक्कर कितना में लगा देता है, 24 घंटा में। तो 24 घंटा में ये पूरा घूम जाता है। तो अभी वर्तमान में एक कुछ जिस समय की हम बात करें, जैसे अभी के समय की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की, इस समय क्या होगा, इतना भाग पर प्रकाश पड़ेगा और इतना भाग प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो जिस भाग पर प्रकाश पड़ेगा उसे कहते हैं प्रकाशित भाग, जिस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा उसे अप्रकाशित भाग। यहाँ पे एक लाइन ऐसा है जो प्रकाशित भाग और अप्रकाशित भाग को बांट रहा है, ये वाला लाइन है ना। इसी लाइन को हम लोग कौन सी कहते हैं, प्रकाश चक्र। क्या कहते हैं, प्रकाश चक्र। प्रकाश चक्र क्या हुआ कि पृथ्वी के प्रकाशित भाग और अप्रकाशित भाग को बांटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश चक्र। प्रकाश चक्र समझ में आ गया। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर बराबर नहीं पड़ता है। 24 घंटा पे ये पूरा घूम जाता है, अलग मैटर है। लेकिन कुछ समय की, अभी के समय की अगर हम बात करेंगे, अभी यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, इस साइड प्रकाश पड़ रहा है, इस साइड नहीं पड़ रहा है। तो जिधर पड़ रहा है प्रकाशित भाग, इधर नहीं पड़ रहा है अप्रकाशित भाग। और उसके जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जो अलग अलग बांट रहा है दोनों को, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश चक्र। ये काल्पनिक रेखा है कि वास्तविक रेखा है, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक माने ऐसा हो, ये कोई रेखा खींचा हुआ नहीं होता है, हम कल्पना करते हैं, सिर्फ यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ से अलग कर सकते हैं, इसीलिए इसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटने वाली काल्पनिक रेखा को प्रकाश चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा, ये आपका पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी दो प्रकार से चक्कर लगाता है। कितना प्रकार से, दो। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है दैनिक गति, और क्या होता है, दैनिक गति। एक होता है वार्षिक गति। दैनिक गति मतलब एक दिन में चक्कर लगाना, वार्षिक गति माने एक वर्ष में चक्कर लगाना। दैनिक गति को कहते हैं भ्रमण काल, ठीक है। और वार्षिक गति कहते हैं परिक्रमण काल। आपको नोट्स दिए हैं, उसमें लिखा होगा सब, है ना। परिक्रमण और परिभ्रमण 2 प्रकार की गति है, एक दैनिक एक वार्षिक। परिभ्रमण क्या है कि अपने चारों ओर घूमना, अपने चारों ओर घूमना। जैसे ये स्केच है, ये अपने चारों ओर ऐसे करके घूम रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिभ्रमण। परि माने चारों ओर, भ्रमण माने घूमना। अपने चारों ओर घूमना क्या कहलाया, परिभ्रमण। तो पृथ्वी अब ये होता है, किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का। ये मान लीजिए पृथ्वी है, इधर सूर्य है, ये क्या करेगा, इसका चक्कर लगाएगा। सूर्य बड़ा होता है, लेकिन ऐसे आपको लिख दिए तो कहीं से जगह छोटा होता है। ये पृथ्वी ये ऐसा क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। तो चक्कर लगाता है तो कैसे लगाता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारा है और ये सूर्य है, तो इसका चक्कर कैसे लगाता है, ऐसे लगाता है। नहीं सर, ये गोल 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 अपने आप पर घूमते हुए अपने आप घूमता भी है, आगे भी बढ़ता है, घूमता है और आगे भी बढ़ता है। तो घूमते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है।
तो घूमते हुए आगे बढ़ता है। ये हम आपका अपने अक्ष पर जो घूमता है इसे क्या कहते हैं? दैनिक गति या परिभ्रमण गति। लेकिन अगर ये पूरे चारों घूम रहा है, घूम के सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो इसे कौन कहेंगे? वार्षिक गति या परिक्रमण गति। तो ये परिक्रमण जो करता है कितना दिन में कर लेता है? 365 दिन और 6 घंटा में। एक साल में कितना दिन होता है? 365 और 6 घंटा ये एक्स्ट्रा हो जाता है, पता है ना? दूसरा साल फिर होगा 365 दिन 6 घंटा, फिर होगा 365 दिन 6 घंटा, फिर होगा 365 दिन 6 घंटा। लेकिन अब की बार ये 6 घंटा 12 घंटा 18 ये कितना हो जाएगा? 24। अब की बार यहाँ का हो जाएगा 24 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। पहले नहीं हुआ था, पहले नहीं हुआ, हो गया कितना? 365 दिन 24 घंटा। 24 घंटा कितना दिन होता है? एक दिन होता है। ये मिला कितना घंटा हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा ना। यही कारण है कि प्रत्येक चौथा साल फरवरी 29वां महीना लगता है। एक साल क्या होता है? बढ़ जाता है। होता है 365 दिन, लेकिन फरवरी का जिस लीप ईयर जो होता है प्रत्येक 4 साल के बाद एक बार आता है, वो आपका 366 दिन का होता है। 366 दिन का मतलब होता है मतलब फरवरी कितना महीना का होगा? 29 दिन का महीना होगा। एक दिन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। यही कारण है। तो ये कौन गति हुआ? वार्षिक गति। और ये कितना दिन का होता है? 365 दिन 6 घंटे का। लेकिन दैनिक गति की बात करते हैं। दैनिक गति मैंने अपने अक्ष पर चक्कर लगाना था। अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है? 24 घंटा में। कितना घंटा में? 24 घंटा में। अब आप दिमाग लगाइए, कौन किस कारण से दिन और रात होता है? दैनिक गति की वार्षिक गति। दैनिक गति, क्योंकि 24 घंटा में ये अपने अक्ष पर घूमता है, 12 घंटा रोशनी पड़ता है। ऐसे मान लीजिए ये आपका ये वाला एरिया है और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मान लीजिए अभी यहाँ पड़ रहा है, और ये अपने यहाँ पर कितने घंटे के बाद आएगा? 24 घंटा। अभी यहाँ है तो 6 घंटा में यहाँ आएगा, यही चीज यहाँ आ जाएगा। फिर 6 घंटा में यही चीज कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। फिर 6 घंटा में ये चीज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। फिर 6 घंटा में कहाँ आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा हुआ? 6 घंटा हुआ। फिर 6 घंटा हुआ, फिर 6 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ। देखिए 24 यहाँ से स्टार्ट किए, 24 घंटा में फिर यहीं आ गया ना। तो 24 घंटा में यहीं आ गया। यहाँ से आप समझिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 6 घंटा में यहाँ, फिर 6 घंटा में यहाँ, 6 घंटा में यहाँ, 6 घंटा में यहाँ। अब यहाँ से फिर यहाँ आने में टोटल कितना घंटा लगा? 24 घंटा। पूरा चक्कर कितना में लगा दिया? 24 घंटा में। तो यही कहा जाता है दैनिक गति या परिभ्रमण काल। अब इसमें क्या हुआ देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। यहाँ तक तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, कितना घंटा पड़ा? 12 घंटा। अब फिर इधर आएगा तो प्रकाश पड़ेगा नहीं। फिर इधर का जो ये वाला भाग जो इधर आया होगा उस पर पड़ेगा, इस पर तो नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या घंटा नहीं पड़ा? 12 घंटा। ये किस कारण ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये घूम रहा था, अपने अक्ष पर घूम रहा था। अपने अक्ष पर घूमने के कारण। तो दिन और रात किसके कारण होता है? दैनिक गति के कारण। अब समझिए ऋतु परिवर्तन। क्या बोल रहे हैं? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, गर्मी आता है, ठंडी आता है ना। तो गर्मी और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किस कारण से होता है? दैनिक गति की वार्षिक गति, सॉरी दैनिक गति परिभ्रमण काल की परिक्रमण परिक्रमण काल की। आप यहाँ से लेकर चारों बगल घूमिएगा, जब दीर्घवृत्ताकार सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाता है? दीर्घवृत्ताकार। जैसे चक्कर लगाएगा, जब नजदीक जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगा, दूर जाएगा तो गर्मी घट जाएगा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के जितना नजदीक आएगा तो प्रकाश उतना ज्यादा मिलेगा ना। जितना ज्यादा मिलेगा तो गर्मी उतना ज्यादा होगा। तो गर्मी ज्यादा होगा तो ग्रीष्म ऋतु। दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी कम मिलेगा, प्रकाश कम मिलेगा। प्रकाश कम मिलेगा तो कौन ऋतु हो जाएगा? शरद ऋतु हो जाएगा ना। तो समय मौसम में जो परिवर्तन होता है, ऋतु में जो परिवर्तन होता है, किस कारण से होता है? परिक्रमण कारण से। और दिन रात में परिवर्तन होता है परिभ्रमण काल। दिन रात होता है परिभ्रमण के कारण, ठीक है। दिन रात बड़ा छोटा किस कारण से होता है? परिक्रमण। फिर सोचिए, दिन रात बड़ा छोटा पहले जो बताए थे वार्षिक। दिन रात बड़ा छोटा क्यों हो रहा है? घूरने, अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण। वही बात था ना। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए दिन और रात बड़ा या छोटा होता है। 3 क्वेश्चन बनता है। बड़ा दिन रात बड़ा छोटा क्यों होता है? अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि दिन रात ही क्यों होता है?
अपने घूर्णन गति के कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण, मतलब परिभ्रमण काल के कारण। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ऋतु में परिवर्तन, मौसम परिवर्तन क्यों होता है? वार्षिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, अपसोर या उपसोर, ये लिखा हुआ है। चल देखिए, अब मान समझिए, ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये आपका क्या है? पृथ्वी है मान लीजिए, और ये पृथ्वी से क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, घूम घूम के चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ है मान लीजिए, फिर 3 महीना में यहाँ आ जाएगा, 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 तो 12 महीना में एक चक्कर लगा लिया ना। और सूर्य जो होता है ये दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए ऐसे करके। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब एक बार सूर्य यहाँ से यहाँ जाइएगा, दूर हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा, फिर यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब यहाँ इधर नजदीक हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा? कम, इधर दूर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पे क्या पड़ेगा? एक भाग कम पड़ेगा, और नजदीक आएगा तो ज्यादा पड़ेगा। तो यही कारण है कि यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी होता है, ठंडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, जब सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होगा, अब मान लीजिए सबसे अधिक दूरी इधर था, यहाँ से ये सबसे अधिक दूरी था मान लीजिए, और इधर क्या है? यहाँ पे क्या है? सबसे कम दूरी पर है मान लीजिए। ठीक है, ये सबसे क्या है? अधिक दूरी। एक बारी क्या है? कम दूरी। जब सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पर होता है, तो सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पे होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। जब नजदीक होता है उसको बोलते हैं उपसोर। ये दोनों को समझिएगा। जब नजदीक होता है तो उपसोर, अब कम होता है तो सॉरी, अधिक होता है तो अपसोर। समझ में आ गया? अप माने ज्यादा, अप माने ज्यादा। खाली एक के ध्यान रखेंगे हम लोग, अप माने ज्यादा, अप माने ज्यादा, तो अपने आप याद आ जाएगा। अप माने ज्यादा माने सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होगा, उप माने छोटा। एक अधिक हो गया तो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए, जब अधिक होता है तो इस समय इसके बीच की दूरी होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। जब नजदीक होता है तो ये होता है 14.70 किलोमीटर, मतलब करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिक हुआ तो 15-21, कम हुआ तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब समझे होता कब कब है? अपसोर का उपसोर कब होता है? जब पृथ्वी अपसोर डेट नोट्स में लिखा होगा। 4 जुलाई। अपसोर 3 जनवरी। अपसोर देखिए, आप उल्टा देखिए, 4 जुलाई। हाँ, अपसोर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, 3 जनवरी। और उपसोर जो होता है 3 जनवरी। ये बड़ा दिन छोटा दिन नहीं है, ये उपसोर अपसोर है। बड़ा दिन छोटा दिन कब होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ? उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। और इस समय बीच की दूरी 14.70 किलोमीटर। अपसौर में 15.10 करोड़। हाँ, कब होता है? 4 जुलाई। इतना पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ये कंट्री हुआ उपसौर, ये क्या हुआ? अपसौर। उपसौर और अपसौर जब हो जाएगा, इसके बीच की जो काल्पनिक रेखा होगी, ये जो लाइन होगा, ये उपसौर हुआ, ये क्या हुआ? अपसौर। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। यही आपका है एप्साइड लाइन, एप्साइड रेखा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसमें किसी को दिक्कत? ये टॉपिक कितने को था? नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अलग टॉपिक पढ़ेंगे, अब कटिबंध पढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है? मिटाए इसको? ठीक। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कटिबंध। क्या पढ़ेंगे? कटिबंध। कटिबंध पढ़ेंगे, कटिबंध में ही हम लोग समझेंगे
उसके बाद कटिबंध के बाद पढ़ेंगे संक्रांति। ठीक है, संक्रांति दो प्रकार का होता है, कर संक्रांति और मकर संक्रांति। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लियर करते हैं कटिबंध। क्या समझते हैं? कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र। कटिबंध का मतलब क्या होता है? दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र। दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र। बीच का क्षेत्र। अब अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, उसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण, ये आपका हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम। पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग कौन क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पूरे पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में। ये कौन रेखा हो गया? विषुवत रेखा। और इसको बोलते हैं, ये जो आपका होता है इसी को बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। और ये बीचों बीच है तो ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ। कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश है। और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। कौन रेखा? विषुवत रेखा। अब पृथ्वी है, गोल है, इसका एक केंद्र होगा, केंद्र होगा ना। अब यहाँ से देखिए कौन बनाएगा, ये हो गया 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे करके कौन होगा ना। ऐसे करके जो कौन बनाता है आपका, जैसे मान लीजिए आपको बनाया यहाँ से 23.5 डिग्री, मान लीजिए यहाँ 23.5 डिग्री यहाँ बनाया ना, यहाँ से जो आपका ये रेखा गुजरेगा यही आपका कहलाया कर्क रेखा। और ये कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। उत्तर की दक्षिण? उत्तर है ना। अब बताइए अक्षांश की देशांतर? पूर्व पश्चिम में अक्षांश है ना हुआ, इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। यही आपका कर्क रेखा है। कितना डिग्री? 23.5। अगर हम ये 23.5 डिग्री नीचे आ जाए तो यहाँ मिलेगा मान लीजिए मकर रेखा। और ये जो लाइन खींचेंगे तो ये भी तो अक्षांश है, लेकिन अक्षांश किधर है? उत्तर की दक्षिण? दक्षिण। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी अक्षांश है, क्योंकि ऐसे लाइन जो भी होगा सब कुछ होगा अक्षांश। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ना, इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री यहाँ बना है, यहाँ और ज्यादा बनेगा, यहाँ और ज्यादा बनेगा, यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक बनेगा? 90 डिग्री। इससे ज्यादा बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इधर आप आए खींच रहे हैं तो दोनों लाइन खींच रहे हैं, मैक्सिमम ये कहाँ तक आएगा? 90 डिग्री। अक्षांश से आप मैक्सिमम कितना डिग्री कोण खींच सकते हैं? यही क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। अक्षांश से मैक्सिमम कितना डिग्री का लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझ में आ गया? 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 180। समझ में आ गया? टोटल 180 हो गया। 90 को हो जाएगा अक्षांश उत्तर, 90 अक्षांश नीचे। टोटल कितना हो जाएगा? 180। और एक रेखा, ये देखो आपस में सब क्या है? समांतर। अक्षांश रेखा आपस में क्या होती है? समांतर होती है। और ऐसे ऐसे कितना लाइन होगा? 180 लाइन। और एक लाइन के समांतर कितना होगा? 179। मान लीजिए ऐसा करिए, कितना रेखा टोटल 180 है, और इस रेखा की बात करेंगे तो इसके समांतर क्या है? एगो ई हुआ, और इसके अलावा क्या बचा? 179। टोटल 180 है। अगर एगो ई हो गया तो बचा क्या? 179 बचा ना। एक समांतर एक विषुवत रेखा के समांतर कितनी रेखा है? 179। टोटल कितना है? 180। टोटल कितना है? 180। ये क्या है? अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश। ये समझ में आ गया अपना बात? उत्तर दक्षिण विषुवत रेखा से समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर समझिए, अब कटिबंध समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है,
ये हमारा पृथ्वी है, ये कितना है? 0 डिग्री है ना। अब सोचिए 0 डिग्री से 30 डिग्री तक कितना डिग्री? 30 डिग्री। हम 23 नहीं ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? 30। तो 0 से 30 डिग्री, मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री यहाँ पे होगा और यहाँ से करते हैं तो कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री। 30 डिग्री उत्तर भी, 30 डिग्री दक्षिण भी। ये वाला जो एरिया कहलाएगा, ये वाला एरिया 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ये वाला जो एरिया कहलाएगा, इस एरिया को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और सबसे अधिक गर्मी इसी क्षेत्र में होता है। कहाँ पे? उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी। इसका कारण क्या है? थोड़ा सा टॉपिक और समझ लीजिए। ये जो रेखा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पे कौन रेखा है? विषुवत रेखा। यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। पृथ्वी इतने वो का अंदर में घूमता है, कर्क मकर के बीच में पृथ्वी सूर्य का प्रकाश इतने दूर तक चमकता है। सूर्य एक बार इसके पैरेलल आके फिर नीचे इधर आ जाएगा, इसके पैरेलल माने इसके ऊपर में आएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। बीच में कौन रेखा होगा? विषुवत रेखा। इधर होगा मान लीजिए मकर, इधर होगा कर्क। तो मकर, कर्क और विषुवत, इतने एरिया में सूर्य का प्रकाश परपेंडिकुलर न लंबवत होता है। इधर इसके पैरेलल में, इसके ऊपर में कभी सूर्य नहीं पड़ता है, इस पे तिरछा पड़ता है हमेशा प्रकाश। इस पे क्या प्रकाश पड़ता है? तिरछा। ऊपर से प्रकाश जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। एक बार जब इधर से इधर आ रहा होगा, एक बार यहाँ आया पड़ा होगा, मान लीजिए अभी यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। इधर आया, घूमते आया, एक बार इधर से फिर घूमते इधर जाएगा ना। अब बताइए मकर रेखा पर क्या बार गया है? 2 बार गया है ना। तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कितनी बार होता है? 2 बार। कर्क रेखा पर 1 बार और मकर रेखा पर 2 मकर पर 1 बार। विषुवत रेखा पर 2 बार। कर्क रेखा पर 1 बार। मकर रेखा पर 1 बार। इसको याद रखिएगा, आपका क्या बोलते हैं, संक्रांति खत्म हो जाएगा उसी में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए, ये कर्क रेखा से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर, क्योंकि 30 डिग्री है। कर्क रेखा तो ऐसे ना होता है। कर्क रेखा कहाँ है? ऊपर। ये क्या है? कर्क रेखा मकर रेखा के नीचे है ना। इस पे प्रकाश कितना बार आया होगा? 2 बार इस एरिया में आया होगा ना। तो 2 बार इस एरिया में प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश 2 बार आता है, इसको बोलते हैं क्या? उष्ण कटिबंध। यहाँ पे प्रकाश सूर्य कितना बार होता है? 2 बार होता है। इस यहाँ पे गर्मी क्या होगा? ज्यादा की कम? ज्यादा। गर्मी होगा ज्यादा। यहाँ पे लंबवत प्रकाश पड़ता है सूर्य का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे गर्मी क्या होगा? अधिक। गर्मी अधिक। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर आगे आइए, ये 30 था, 30 है ना। यस। अब मान लीजिए हम 45 करते हैं। 30 से 45 का एरिया, ये वाला एरिया 30 से 45 उत्तर और 30 से 45 दक्षिण। ये वाला एरिया, यहाँ पे प्रकाश पूरा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। तिरछा पड़ेगा ना। जब प्रकाश यहाँ पे तिरछा पड़ेगा, यहाँ पे प्रकाश गर्मी कम होगा कि ज्यादा होगा? गर्मी कम होगा। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों मिला के कौन एरिया कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। समझ आ गए? यहाँ गर्मी क्या होगा? कम। गर्मी होगा कम। गर्मी कम क्यों होगा? क्योंकि तिरछा पड़ता है। हाँ, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ से 45 से ऊपर आएंगे 66 तक। कितना? 66। 45 से कहाँ तक? 66 तक, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ। तो ये वाला एरिया जो कहलाएगा आपका, ये वाला एरिया, यहाँ पे गर्मी कम होगा, साफे कम होगा। साफे कम होगा ना। ये ठंडा प्रदेश होता है, जिसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। और ये ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा। अब इधर का जो एरिया आप देख रहे हैं, ध्रुव वाला एरिया, इस पे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। प्रकाश बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। मान लीजिए जब इधर आएगा तो पड़ेगा
और फिर इधर आएगा तो आधा पड़ेगा, आधा इस पे नहीं पड़ेगा, फिर जब इस पे पड़ेगा तो इस पे नहीं पड़ेगा। मैंने 6 महीना यहाँ दिन होता है, 6 महीना रात, 6 महीना रात। जब इधर 6 महीना दिन होगा तो 6 महीना इधर क्या होगा, रात। और जब 6 महीना इधर रात होगा तो 6 महीना इधर क्या होगा, दिन। इसको बोलते हैं ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय कटिबंध होगा या ध्रुवीय क्षेत्र होगा। यहाँ कोई आदमी कहाँ रहेगा, इतना ठंडा रहेगा, आदमी नहीं रहता है यहाँ, कोई आदमी नहीं रहता। आदमी मैक्सिमम यहीं तक रहता है, हाँ जहाँ सूर्य किरण प्रकाश पड़ेगा वहीं तक आदमी रहेगा। और यहाँ तक जब जैसे इंग्लैंड आप लोग देखते हैं, यूरोप वाला जब ठंडा होता है वहाँ गर्मी कम होता है, ठंडा ज्यादा होता है। कारण क्या है कि वहाँ प्रकाश क्या पड़ता है, तिरछा पड़ता है। यहाँ 24 हर दिन ठंडे रहता हो, इसका मतलब समझ जाइए कौन कटिबंध होगा, शीत कटिबंध। जहाँ गर्मी ठंडी दोनों होता है उष्ण कटिबंध, जहाँ खाली उष्ण कटिबंध नहीं, हाँ उष्ण कटिबंध, हाँ जहाँ पे नहीं उपोष्ण होगा ना, जहाँ गर्मी ठंडी दोनों होता है उपोष्ण होगा, जहाँ पे खाली गर्मी होता है वो होगा ना उष्ण कटिबंध। समझ आ गया, किसी को दिक्कत फिर से कर लेते हैं। 0 डिग्री से 30 का एरिया क्या कहलाएगा, यहाँ गर्मी अधिक। 30 से 45 का एरिया गर्मी हल्का सा कम। 45 से 60 ठंडी है, 60 से 45 66 से 90 पूरा बर्फे रहता है, ये बर्फे जमा रहता है, इसलिए इसको ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 6 महीना गर्मी 6 महीना रात, ठीक है मिटा इसको, 6 महीना रात 6 महीना दिन, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं संक्रांति। क्या पढ़ते हैं, संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है कि पृथ्वी, सूर्य जो पृथ्वी पर हम लोग, यह सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जितना दूर तक जाता है लंबवत पड़ता है, जहां तक लंबवत रहता है वहां तक एरिया संक्रांति कहलाता है। जहाँ तक लंबवत रहता है वहाँ तक एरिया क्या कहलाता है, संक्रांति। और आपको हम पढ़ाए हैं कि लंबवत कहाँ तक रहता है, इधर कौन रेखा तक, कर्क रेखा तक। उसके आगे लंबवत नहीं होता है, तिरछा आ जाता है। इधर कहाँ तक, मकर रेखा तक। कर्क रेखा पर एक बार, ठीक है, मकर रेखा पर एक बार, विषुवत रेखा पर 2 बार, ठीक है। जब कर्क रेखा, संक्रांति समझ में आया पहले, इतना कुछ एरिया कहलाया, क्या कहलाएगा, संक्रांति, ठीक है। उसके बाद समझते हैं संक्रांति 2 प्रकार का होता है, कर्क संक्रांति, एक मकर संक्रांति। जब कर्क रेखा पर होगा तो कर्क संक्रांति, मकर रेखा पर होगा तो मकर संक्रांति। अभी बताइए कर्क रेखा उत्तर में होगा कि दक्षिण में, उत्तर में। मकर कहाँ होगा, दक्षिण। हाँ, जब सूर्य किरण उत्तर में लंबवत हो, जब सूर्य किरण उत्तर में लंबवत हो तो कौन सी कहलाएगा, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति। जब सूर्य किरण दक्षिण में लंबवत हो, मकर संक्रांति। और कर्क संक्रांति कब होता है, 21 जून। अभी जो जोन आ रहा है ना 21, हम लोग कौन गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। और हम लोग की तरफ अब 21 जून जब आएगा उस दिन कहलाएगा कर्क संक्रांति, ठीक है। नीचे यहाँ आइए, ये मकर संक्रांति कब होता है, 22 दिसंबर, ठीक है। दिन रात मिला क्या घंटा, 24 घंटा। और जब कर्क संक्रांति होगा उस समय सूर्य लंबवत होगा, उस समय दिन बड़ा छोटा होगा, दिन बड़ा होगा। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में, कौन गोलार्ध हुआ, उत्तरी, कौन हुआ, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है, 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। समझ में आया। जब लंबवत होगा तो जब दिन बड़ा हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में लंबवत कब है, 21 जून को दिन बड़ा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर में दिन बड़ा है ना। अब देखिए टोटल 24 घंटा का दिन रात हवे करता है। अगर दिन बड़ा हो गया तो रात क्या होगा, छोटा होगा। अगर आपको पूछेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होता है, 21 जून को होगा। अगर दिन बड़ा हो गया तो रात अपने आप छोटा हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होता है, 21 जून को। ये हो गया दिन बड़ा रात छोटा। हाँ, रात छोटा। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है, 22 दिसंबर। इसका मतलब रात क्या होगा यहाँ, छोटा। 22 दिसंबर और दिन बड़ा होगा।
ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ पे आइए, ये क्या है? लंबवत है विषुवत रेखा पर। जब ऐसी स्थिति हो जब दिन और रात बराबर हो, जब दिन और रात बराबर हो। दिन और रात बराबर कब होता है? जब विषुवत रेखा पर सूर्य क्या हो? परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। जब दिन रात बराबर होता है ना, ऐसी स्थिति कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। ठीक है। दिन रात जब बराबर होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? विषुव। विषुव क्या बार हो रहा है? देखिए तो, दो बार। कितना बार? दो बार। एक बार हो रहा है 21 मार्च, एक बार हो रहा है 23 सितंबर, एक बार 21 मार्च, एक बार 23 सितंबर। एक बार गर्मी में, एक बार ठंडी में। गर्मी में होता है तो उसको कहते हैं शीत विषुव, ठंडी में गर्मी में होता है तो उसे कहते हैं ग्रीष्म विषुव, और ठंडी में होता है तो शीत विषुव। मतलब 21, अगर आपको पूछेंगे दिन रात कब बराबर होता है? दिन और रात। ऐसा दो डेट है जब दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। इस समय दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। समझ आया? दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन 22 दिसंबर। ये संक्रांति है। ये क्या है? संक्रांति। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? ये संक्रांति आपका क्या हो गया? खत्म। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है एक चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये मान लीजिए चंद्रमा, और ये ऐसा क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये इसका चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है ना। और सन भी चक्कर लगा रहा है किसका? पृथ्वी का। नहीं, अपने अक्ष पे घूम, अपने गैलेक्सी के केंद्र का। अपने हम लोग का गैलेक्सी क्या? आकाश गंगा है। और आकाश गंगा का भी तारा कौन सी है? सूर्य है। तो सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का अपना गैलेक्सी का अपना क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये भी चक्कर लगाता है, ये भी चक्कर लगाता है, ये भी चक्कर लगाता है। अब दो बार कंडीशन होता है। दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अब मान लीजिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये क्या करता है? ऐसे घूम घूम के क्या होता है? इसके यहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है। ये आ गया बीच में, क्या आ गया? चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सूर्य कभी बीच में नहीं आता है। सूर्य कहीं बीच में नहीं आता। एक बार चंद्रमा बीच में आएगा, एक बार पृथ्वी बीच में आएगा। एक बार चंद्रमा बीच में आएगा, एक बार पृथ्वी बीच में। अभी बीच में क्या आया? चंद्रमा। अब इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। उल्टा होता है इसका। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मतलब ये कि चंद्रमा जब यहाँ पे आ गया, अब चंद्रमा का रोशनी आपके पास आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया। चंद्रमा आ गया है, आप हो पृथ्वी पे, आपके पास रोशनी आएगा? नहीं आएगा। जब रोशनी आपके पास नहीं आएगा, आप कौन ग्रहण होगा? चंद्रमा। सूर्य का रोशनी आपके पास नहीं आया ना, तो कौन ग्रहण हुआ? सूर्य ग्रहण। समझे? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कि कौन हुआ? सूर्य ग्रहण। और ये होता है अमावस्या में। सूर्य ग्रहण जब होता है कब होता है? अमावस्या में। इसलिए चंद्रमा लाइट करता है। और साल में मैक्सिमम कितने बार हो सकता है सूर्य ग्रहण? 3 बार। साल में कितने बार मैक्सिमम? 3 बार। मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार, अपने डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम कितनी बार? 3 बार। एक साल में मैक्सिमम 3 बार सूर्य ग्रहण हो सकता है। ये हुआ सूर्य ग्रहण। क्या हुआ? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट समझिए, सूर्य यहीं पे है, अब की बार क्या है? बीच में क्या है? पृथ्वी आ गया, और चंद्रमा अब की बार इधर आ गया है। चंद्रमा पर सूर्य का रोशनी आ रहा है? चंद्रमा पर सूर्य का रोशनी आ पाएगा? नहीं आएगा। किसका रोशनी आएगा? पृथ्वी का। पृथ्वी का तो कोई रोशनी होता नहीं है। उसका छाया जब सूर्य और चंद्रमा के, हाँ, इसका छाया इससे पड़ेगा, चंद्रमा पे पड़ेगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। ये आपका सूर्य ग्रहण था और ये चंद्र ग्रहण। मिटा है? फिर से समझ लीजिए तीनों बात। सूर्य ग्रहण कब लगता है?
अमावस्या में। अमावस्या के चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण में बीच में कौन रहता है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन होता है? पृथ्वी। सूर्य कभी बीच में नहीं होता है। पृथ्वी आता है। हाँ, पृथ्वी। सूर्य कभी बीच में नहीं आता है। चंद्र ग्रहण में बीच में आता है पृथ्वी, और सूर्य ग्रहण में बीच में आता है चंद्रमा। ठीक है, कितने बार ध्यान में रखना है आपका? ये हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अब अक्षांश और दशांतर का कुछ क्वालिटी समझ लेते हैं, उसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब समझिए, ये क्या है? पृथ्वी। बड़ा बनाते हैं। ये आपका क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? विषुवत रेखा। मैंने अक्षांश दशांतर में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश। ये अक्षांश। अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश। अब ये बताइए, जब आप अक्षांश को पार करते हैं, एक और ध्यान लीजिए, दो अक्षांश के बीच की दूरी निश्चित होता है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर फिक्स है। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये समांतर है, हर जगह सेम होता है। चाहे इसका बीच का निकाल लीजिए, चाहे इसका बीच का निकालिए, किसी भी दो अक्षांश के बीच दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। ये आपका हो गया अक्षांश। अब आप ये बताइए, यहाँ तक ये 0 डिग्री है। यस जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है कि वातावरण परिवर्तन हो रहा है कि सेम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है। मौसम परिवर्तन हो रहा है ना। यहाँ ज्यादा गर्मी, जैसे ऊपर जा रहे हैं गर्मी कम हो रहा है, जैसे नीचे आ रहे हैं गर्मी कम हो रहा है। हो रहा है ना? बीच में गर्मी ज्यादा, दोनों बगल क्या गर्मी कम हो रहा है। तो वातावरण परिवर्तन हो रहा है ना। तो वातावरण जो परिवर्तन होता है, मौसम जो परिवर्तन होता है, किससे कारण होता है? अक्षांश के कारण कि दशांतर कारण? अक्षांश के कारण। किसके कारण? हाँ, मौसम परिवर्तन किसके कारण? अक्षांश के कारण। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। अक्षांश समझ में आ गया ना? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अक्षांश पूरा पश्चिम की उत्तर दक्षिण। अक्षांश पूरा अक्षांश तो पूरा पश्चिम है ना। उत्तर दक्षिण कैसे हो गया? अक्षांश कैसे होता है? पूरा अब दशांतर समझा। दशांतर क्या होता है? ये पृथ्वी है और ये इसका क्या है? केंद्र है। या इस ऐसे जो भाग बांटेंगे ना इसको, उत्तर दक्षिण, ये कहलाता है आपका देशांतर। ये क्या कहलाया? देशांतर। क्या कहलाया? देशांतर। और देशांतर हमेशा एक कोण एंगल में होता है। ये क्या है? देशांतर। अब बताइए, देशांतर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप मतलब क्या केंद्र की ओर आइएगा, उसके बीच की दूरी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे इसका और इसका बीच की दूरी यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गया ना। यहाँ देखिए कम हो गया ना, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पे कितना था? ज्यादा था। तो केंद्र के आसपास बीच में जो होती है देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक जो दूरी होता है 111.3 किलोमीटर मैक्सिमम। सबसे कम तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये अधिकतम 113 है, 1.3 है, 111.3 है। हर जगह इतना नहीं होता है। ये अधिकतम होता है 111.3। और दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और समय जो आता है, समय डिपेंड करता है किसके ऊपर? देशांतर के ऊपर। टाइम माने समय। समय किसके ऊपर डिपेंड करता है? देशांतर के ऊपर। अगर आपको पूछेगा समय किसके ऊपर डिपेंड करता है? देशांतर के ऊपर। मौसम किसके ऊपर डिपेंड करता है? अक्षांश के ऊपर। देशांतर कैसे होता है? उत्तर से दक्षिण। अक्षांश कैसे होता है? पूरब से पश्चिम। जब ये पूरब उत्तर से दक्षिण किया तो ये वाला गोलार्ध कहलाया पूर्वी गोलार्ध, ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन जब अक्षांश को बांटे थे तो ये कहला था उत्तरी गोलार्ध, ये कहला था दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम करता है देशांतर के ऊपर। तो हर देश का देशांतर अलग अलग है। हर देश का देशांतर अलग अलग है। भारत का देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। भारत जो बसा हुआ है, मान लीजिए भारत यहाँ बसा हुआ है, यहाँ मान लीजिए भारत है, ये वाला एरिया क्या कहलाया? भारत। ये वाला एरिया मान लीजिए भारत कहलाया।
इधर क्या है, इनका नाम इधर भारत है, ठीक है। अब भारत जो है, भारत में यहाँ से यहाँ तक एक ठाव से ये देखिए, ये देशांतर होगा, ये वाला भाग भी क्या होगा, देशांतर होगा। तो भारत इस देशांतर और इस देशांतर के बीच में है। तो ये हो गया, ये है 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25। तो भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक, 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25। अब कोई दूसरा देश मान लीजिए अमेरिका होगा, अमेरिका इधर होगा। दोनों का देशांतर एक जैसा है कि अलग अलग है, अलग दोनों का देशांतर तो अलग अलग है। दोनों का देशांतर जब अलग अलग है तो दोनों का टाइम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसे में हर देश का देशांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हर देश का टाइम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस तरह से बाद में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास टाइम अलग है, उसके पास टाइम अलग है, तो पता कैसे चलेगा, टाइम को एक करना पड़ेगा ना। टाइम एक करने के लिए समय जोन का व्यवस्था किया गया है। किस जोन का, समय जोन की व्यवस्था किया गया है। टोटल 24 समय जोन की व्यवस्था किया गया है, क्योंकि 24 घंटा में ये पूरा चक्कर लगा लेता है अपना। इसीलिए इसमें जोन की संख्या कितना रखा गया है, 24। और जब एक चक्कर पूरा लगा लिया तो कितना डिग्री कोण बना, 360 डिग्री। और 24 जोन है, 360 डिग्री है। तो एक जोन में कितना हो जाएगा, 15 काटिएगा तो आपको निकलेगा 15। एक जोन में कितना डिग्री कोण बनता है, 15 डिग्री का। टोटल जोन कितना है, 24। कितना डिग्री, 360 डिग्री। और एक देशांतर जब आप पार करते हैं आपको 4 मिनट का अंतर आता है। कितना मिनट का अंतर, 4 मिनट। एक देशांतर में कितना का अंतर होता है, 4 का अंतर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 12 घंटा इधर, 12 घंटा इधर। 180 कितना, 12 घंटा हुआ ना, 12 गुना 60 कर दीजिए, 720। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या देशांतर होगा, 720 देशांतर। 720 मिनट न है, 720 मिनट न है। यहाँ से यहाँ तक देशांतर कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। और इधर कितना होगा, 180। यही टोटल होगी। टोटल कितना होगा, 360। टोटल कितना, 360। 180 इधर, 180 इधर। अब ये टोटल 180 डिग्री देशांतर जो कहलाता है, कितना डिग्री, 180 डिग्री देशांतर जो कहलाता है, इसको रखा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब ये बीच वाला भाग, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री बीच वाला जो लाइन होता है, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जो भी होगा सबका मानक कहाँ से होगा, यहीं से होगा। यहाँ से अगर आप 1 डिग्री अक्षांश पे हैं, आपका कितना डिग्री होगा, आपके देश में हमारे देश का अंतर कितना होगा, 4 मिनट का। आप 2 डिग्री के अंतर पे हैं तो 8 मिनट का। 3 डिग्री के अंतर में है तो 12 मिनट का। हर देश का अपना एक क्या बोलते हैं, टाइम जोन है। प्रत्येक देश का अपना एक टाइम जोन है। हम लोग इंडिया का टाइम जोन 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर हम लोग का इंडिया का टाइम जोन है। कितना, 82.5 डिग्री। 82 1/2। और 1 डिग्री देशांतर में कितना का अंतर, 4 का। तो 82.5 मैंने कितना, 82 गुना 4 प्लस 1/2 गुना 4। ये ना होगा, इसको जोड़िए तो 2 चौके 8, 8 चौक 32, 2 28। और ये कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, कितना हुआ, 330। 330 का मतलब 5 घंटा 30 मिनट। इतना मिनट हुआ ना, 1 घंटा में 60 मिनट, 5 घंटा में 300 मिनट। और ये कितना मिनट हुआ, 30 मिनट। हम लोग जो है ग्रीनविच जो मेन टाइम है, उस टाइम से कितना घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा। कितना घंटा, 5.5 घंटा। और मेन जो टाइम है कहाँ है, ग्रीनविच, इंग्लैंड में। कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा होगा तो हम लोग के यहाँ कितना बजेगा, 5:30। कितना बजेगा, 5:30, क्योंकि हम उससे कितना घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा। और जैसा हम लोग पृथ्वी जो घूमता है, कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब। कहाँ घूमता है, पश्चिम से पूरब। जी घूमता है, पश्चिम से पूरब। अब जिधर घूम रहा है उधरे आप जाइएगा, जिधर घूम रहा है उधरे आप जाइएगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिधर घूम रहा है उसके उल्टा आप जा रहे हैं तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देशांतर या तो पूरब में है या तो पश्चिम में है। तो जब आप पूरब की ओर जाइएगा, घूम रहा है, पृथ्वी घूम के जा रहा है, पश्चिम से पूरब घूम रहा है, घूम रहा है ना। तो जब आप इधर जाइएगा टाइम बढ़ेगा घटेगा, बकलोले बढ़ेगा। जिधर घूम रहा है हम उधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा ना। जिधर घूम रहा है उसको उल्टा घूमेंगे हम
तब ना घटेगा। तो अभी घूम के जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, हम जा भी रहे हैं पूरब की ओर, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे 5.5 घंटा का तो अंतर आया है ना यहाँ से। ये यहाँ इंग्लैंड है मान लीजिए इधर, और मैं 180 डिग्री पर इंग्लैंड है, और हम यहाँ हैं। तो पूरब में है कि पश्चिम में है? पूरब में। हम लोग तो पश्चिम इधर है, पश्चिम इधर, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। इससे यहाँ लंदन है मान लीजिए, तो इससे हम लोग पूरब है कि पश्चिम है? पूरब। इससे पूरब है। तो हम लोग का टाइम जो है 5 घंटा आगे होगा, कब पीछे होगा? आगे होगा। यही कारण है कि हम लोग उस 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगर कोई देश इधर होगा पश्चिम की तरफ, क्या होगा, पीछे होगा। अगर हम आपको ये बोले कि आप 1 डिग्री देशांतर पश्चिम की ओर चलें, तो आपके समय में कितना देरी का अंतर होगा? 4 मिनट। कम की ज्यादा है? कम। पश्चिम की ओर गए हैं तो कम की ज्यादा है? कम हो जाएगा। पूरब की ओर अगर 5 डिग्री आप गए, कितना मिनट? 20 मिनट। 1 में 4, 5 में 20। समझ में आ गया? कहीं कहीं क्या होता है कि देशांतर की संख्या बहुत, देश में देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा होता है। हम लोग की तरफ देशांतरीय विस्तार कितना, लगभग 30 का अंतर है। यहाँ से तक देखिए 68, यहाँ 57 यहाँ, इसके बीच में क्या रेखा, 30 कहीं कहीं ज्यादा होता है, अपना देश में ज्यादा होता है। इसीलिए उस देश के अंदर टाइम जोन की संख्या 1 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है। जैसे भारत में टाइम जोन की संख्या क्या है, 1। कौन चीज? सरे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम लोग पूर्वी है ना, सरे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहीं कहीं पे क्या होता है कि देशांतरीय विस्तार ज्यादा होने के कारण टाइम जोन की संख्या ज्यादा होता है। जैसे अमेरिका में 7 गो है, अमेरिका में क्या गो है, 7। अमेरिका में टाइम जोन की संख्या 7। और आप रूस की बात करते हैं, रूस में 11 गो है। रूस में टाइम जोन की संख्या 11 है। ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं, जैसे बात करते हैं इंडिया, इंडिया में क्या है, 1 गो। ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस में क्या है, 12 गो। फ्रांस में क्या है, 12 गो है। एक जगह पर और 3 गो है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या गो है, 3 गो है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए। अमेरिका में क्या गो है, 7 गो। रूस में 11 गो। फ्रांस में 12 गो। और आप लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या गो है, 3 गो। इंडिया में क्या गो है, 1 गो। इंडिया में 1 गो। ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा उसका देशांतरीय विस्तार क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए उस देश में टाइम जोन की संख्या अपना बढ़ा लेता है। ठीक है। लेकिन टोटल कुल मिला के क्या गो है, 24 गो। तो देश के अंतर ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, टोटल है क्या गो, 24 गो। ठीक है। यहाँ तक मिक्स करने ना, आइए टोटल आपका एक खत्म हो गया, पृथ्वी व्यवस्था और एक संबंध। ठीक है। शाम को इसी का क्विज होगा, अपने देख लीजिए। बंद कर दीजिए।